बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद वकास। आज हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स को डिस्कस करना है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स प्ले द सेंट्रल रोल, क्योंकि हमारा जो लिविंग सिस्टम है वो गैशियस एक्सचेंज के बगैर इनकम्प्लीट है, या इम्पॉसिबल है कि गैशियस एक्सचेंज के बगैर हम एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। Lungs plays a vital role in exchange of the gases because lungs can store the gases. क्यों? क्योंकि lungs के अंदर alveoli हैं, in the form of the air sacs ये gases को store करते हैं। तो technically ये gases का storage inside the lungs होता है। Human body में there will be the pair of the lungs। जाहिर है ये जो pair of the lungs है it will be found in the chest cavity। ये जो पेयर आपको नजर आएगा लंग्स का, इट विल बी फाउंड इन द चेस्ट कैविटी। तो वो रीजन जिसमें ये लंग्स का पेयर मौजूद है, इस रीजन को चेस्ट कैविटी का नाम दिया जाता है। ठीक है, आपको मालूम है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये ट्रैकिया है। ठीक है, और जब ट्रैकिया से ब्रांचेस अराइज होती हैं इन द फॉर्म ऑफ द ब्रोंकाई, तो ये ब्रोंकाई जो है ये एंटर होते हैं इनटू द लंग्स ऑन ईच साइड। तो ब्रोंकाई विल एंटर द लंग्स ऑन ईच साइड, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड पे ब्रोंकाई एंटर होगा इनटू द लंग्स। जिस रीजन से ब्रोंकाई एंटर होते हैं इनटू द लंग्स, इस रीजन को हाइलम का नाम दिया जाता है। आपने ये टर्म मैट्रिक में भी पढ़ी है सीड के हवाले से, हाइलस या हाइलम। तो हाइलस या हाइलम की टर्म यूज की जाती है एक डिप्रेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन बने, कर्व बने, इनर कर्व। ठीक है, तो ये हाइलस या हाइलम की टर्म लंग्स में यूज की जा रही है, इसको पल्मोनरी हाइलम बोलेंगे। और अगर यही टर्म किडनीज में यूज की जाएगी तो फिर इसको रीनल हाइलस का नाम दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बात याद रखिएगा कि हाइलम या हाइलस ये टर्म डिप्रेशन के लिए यूज की जाती है। अब देखें, व्हेन ब्रोंकाई एंटर द लंग्स, तो उसके बाद ये फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक को मुकम्मल करते हैं, जिसकी डिटेल आपने पढ़ी है। ये फिर आगे ब्रांकियोज और एल्वियोलाई में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अब अगर लंग्स की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड पे इस तरह से 2 लोब्स अपीयर हो रहे हैं, और राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो इस तरह से 3 लोब्स अपीयर हो रहे हैं डायग्राम में। ठीक है, ये जो ऊपर लोब है यहां पे लिखा हुआ है सुपीरियर लोब, और नीचे जो है यहां पे लिखा हुआ है इंफीरियर लोब, जबकि दरमियान में मीडियन लोब है। तो राइट साइड पे 3 लोब्स हैं, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे 3 लोब्स हैं, लेफ्ट साइड पे सिर्फ 2 लोब्स हैं। ठीक है भाई, अब आप देखें कि लंग्स जो है, अगर हम इसकी वॉल पे बात कर रहे हैं तो ये जो वॉल है लंग्स की, दिस इज अ थिनर वॉल, ये थिनर वॉल होती है। ठीक है, लेकिन ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसमें एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है। ठीक है, लंग्स की जो वॉल है थिनर लेयर है। ठीक है, लेकिन इसमें 2 लेयर्स हैं, एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है। ठीक है भाई, ये जो लेयर होती है जिसको हम वॉल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्लूरा। और इस प्लूरा की लेयर के अंदर कैविटी है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसे प्लूरल कैविटी का नाम दिया जाता है। ठीक है भाई, अब लंग्स की जो लोकेशन है, लंग्स मैंने आपको बताया चेस्ट कैविटी में होते हैं। लंग्स कहां पे होते हैं? चेस्ट कैविटी में। मसलन ये अगर हमारे पास पेयर ऑफ द लंग्स हैं, ठीक है, तो ये चेस्ट कैविटी में होंगे। इसका जो फ्लोर है एक मस्कुलर शीथ बनाता है, दिस मस्कुलर शीथ इज कॉल्ड एज डायाफ्राम। इस मस्कुलर शीथ को डायाफ्राम का नाम दिया जाता है। ठीक है, और इस डायाफ्राम में मसल्स, और आपको पता है कि मसल्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो लंग्स हैं, इसके इर्द गिर्द आपको इस तरह से प्रोटेक्शन नजर आएगी,
रिब केज की। ठीक है भाई, इसके इर्द गिर्द आपको प्रोटेक्शन नजर आएगी रिब केज की, बोन्स ऑफ द रिब्स की। ठीक है, तो ये जो रिब केज की प्रोटेक्शन है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसने लंग्स को हर साइड से कवर कर लिए। अब खुदा ना खास्ता अगर कोई फिजिकल इंजरी होगी तो हमारे जो लंग्स हैं दे विल रिमेन अनअफेक्टेड। ठीक है, तो ये जो रिब केज है, इस अगर खुदा ना खास्ता कोई भी फिजिकल इंजरी होती है तो हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स विल रिमेन अनअफेक्टेड। ठीक है, क्योंकि लंग्स के इर्द गिर्द आपको रिब केज का एक एक्सटेंसिव बोनी नेटवर्क नजर आ रहा है। ठीक है, एक और फायदा यह है कि दिस रिब केज आल्सो हैव द मसल्स, इसमें भी मसल्स होते हैं। ठीक है, ये जो मसल्स होते हैं इनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, और ये भी डायाफ्राम मसल्स की तरह कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। एक एक्सटर्नल होते हैं और दूसरे इंटरनल होते हैं। ठीक है, तो दो तरह के इंटरकोस्टल मसल्स हैं विच इज एसोसिएटेड विद द रिब्स, और इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये रिब केज मूव कर सकता है। यहां पे मैं आपको एक पॉइंट ऐड करता चलूं कि लंग्स इटसेल्फ आर स्पंजी इन नेचर। लंग्स स्पंजी इन नेचर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, अब स्पंजी नेचर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्पंज जैसे घरों में यूज करते हैं ना बर्तनों के लिए। ठीक है, स्पंज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है या स्पंजी नेचर का? अगर मसल्स एसोसिएटेड हो तो कोई भी स्ट्रक्चर इटसेल्फ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है। मसलन ये मेरा हाथ है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मसल्स। लेकिन लंग्स जो है खुद कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर सकते। स्पंजी स्ट्रक्चर का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि स्पंजी स्ट्रक्चर को एक्सटर्नल फोर्स देंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा, और फिर वो एक्सटर्नल प्रेशर रिलीज करेंगे तो वो रिलैक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लंग्स कैन नीदर कॉन्ट्रैक्ट नॉर रिलैक्स, इंस्टेड द लंग्स कैन कंप्रेस एज वेल एज रिलैक्स। लंग्स जो है कंप्रेस भी करते हैं और रिलैक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इट सेल्फ ना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ना ही रिलैक्स, ना ही इट सेल्फ रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि ये कंप्रेस और रिलैक्स से ज्यादा बेहतर वर्ड है एक्सपैंड। ये कंप्रेस और एक्सपैंड करते हैं। ठीक है भाई, तो ये प्रॉपर्टी लंग्स की आपने याद रखनी है। ये थोड़ी सी डिटेल है विद रेफरेंस टू द लंग्स, ह्यूमन लंग्स। ठीक हो गया भाई। अब ह्यूमन लंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ह्यूमन लंग्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है ब्रीदिंग, वो है ब्रीदिंग। तो अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि हाउ द लंग्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कहते हैं एक्सचेंज ऑफ द गैसेस को। ये जो एक्सचेंज ऑफ द गैसेस का प्रोसेस है, ये जो हमारा सांस लेने का अमल है, कि हाउ गैसेस कैन बी इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड, इस प्रोसेस को ब्रीदिंग प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, ये जो वर्ड मैंने लिखा है ब्रीदिंग। तो अब यहां पे हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को डिस्कस करना है। ब्रीदिंग में सिंपली दो बातें आपने याद रखनी, कि जब हम गैसेस को इनहेल करते हैं इनसाइड द बॉडी तो इस फेनोमेनन को इनहेलेशन या इंस्पायरेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, इनहेलेशन या इंस्पायरेशन का नाम दिया जाता है। और जब हम गैसेस को वापस बॉडी से बाहर निकालते हैं तो इस प्रोसेस को एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन का नाम दिया जाता है। सो ब्रीदिंग इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ द गैसेस या इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ऑफ द गैसेस। ठीक है, अब यहां पे एक बेसिक प्रिंसिपल को आपने याद रखना। गैसेस हमेशा हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ डिफ्यूज करेंगी, हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ डिफ्यूज करेंगी। इसका मतलब यह है कि जब इनसाइड द लंग्स पार्शियल प्रेशर कम होगा तो गैसेस बाहर से अंदर की तरफ डिफ्यूज करेंगी, और जब इनसाइड द लंग्स पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो लंग्स के अंदर मौजूद गैसेस हमारी बॉडी से एक्सहेल आउट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो यह बात अब आपने याद रखनी है कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ द गैसेस
कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर इनसाइड द लंग्स, कि अगर लंग्स का इंटरनल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर कंपैरेटिव टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कम होता है तो गैसेस इनहेल होंगी, और अगर इनसाइड द लंग्स पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस कंपैरेटिव टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ज्यादा होता है तो गैसेस एक्सहेल आउट होंगी। मेरे वर्ड्स पे गौर करें कि मैंने यहां पे पार्शियल प्रेशर की बात की है, मैंने यहां पे पार्शियल प्रेशर की बात की है। पार्शियल प्रेशर का मतलब यह होता है द प्रेशर ऑफ अ सिंगल गैस आउट ऑफ मिक्सचर ऑफ द गैसेस। मसलन लंग्स के अंदर 4 डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं और मैंने उसमें सिर्फ ऑक्सीजन का प्रेशर कैलकुलेट करना, तो ये पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन कहलाएगा। ठीक है भाई, तो ये जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है उसके मुताबिक गैसेस की इनहेलेशन या एक्सहेलेशन होगी। तो हमें एक बात समझ आती है कि इनहेलेशन कब होगी, व्हेन प्रेशर इनसाइड द लंग्स इज रिड्यूस्ड, जब लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा एज कंपेयर टू इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो गैसेस बाहर से अंदर की तरफ रश करेंगी, यानी भागना शुरू कर देंगी तेजी से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, यानी लंग्स के अंदर की तरफ ये गैसेस जो है ना तेजी से इनहेलेशन शुरू हो जाएगी। और एक्सहेलेशन इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी व्हेन प्रेशर इनसाइड द लंग्स इज इंक्रीज्ड, जब लंग्स के अंदर का प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो गैसेस लंग्स के अंदर होंगी वो लंग्स से बाहर निकलने की कोशिश करेंगी। ठीक है, तो अब इनहेलेशन डिपेंड करती है प्रेशर इनसाइड द लंग्स शुड बी रिड्यूस्ड। प्रेशर कब रिड्यूस होगा, प्रेशर कब रिड्यूस होगा, इसके लिए आपको पता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया या वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि P इज इक्वल टू F बाई A, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया या वॉल्यूम। तो प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए जरूरी है कि वॉल्यूम ऑफ द लंग्स, वॉल्यूम ऑफ द लंग्स शुड बी इंक्रीज्ड, लंग्स के वॉल्यूम को इंक्रीज किया जाए। जब आप लंग्स के वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर रिड्यूस होगा, और जब प्रेशर रिड्यूस होगा तो बाहर से गैसेस जो है ना खुद ब खुद इनहेल होना शुरू हो जाएंगी। तो लंग्स का जो वॉल्यूम है ये कब इंक्रीज होगा, व्हेन लंग्स एक्सपैंड, यानी लंग्स में एक्सपेंशन होगी तो लंग्स के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसका प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आप यहां पे देखें कि लंग्स की जो सरफेस है, बेस है, फ्लोर है, इसको बोलते हैं डायाफ्राम। तो फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी इज कॉल्ड डायाफ्राम। तो इस ये यूं नीचे से एक प्लेट है जिसने, तो बेटा देखें ये छोटी सी यूं प्लेट है, यूं समझ लें डायाफ्राम, और इसके ऊपर यूं करके लंग्स को प्लेस किया गया, यूं समझ लें मिसाल के तौर पे। ठीक है भाई, तो डायाफ्राम शीट जो है ना नीचे से एक प्लेट बना रही है, इसकी नेचुरल शेप इस तरह से होती है डोम लाइक, गुंबद की तरह। जब आप इसकी शेप को चेंज करेंगे, इसको आप कन्वर्ट करेंगे एक एसिमेट्रिकल शेप में, तो क्या होगा, इसकी जो बेस है यानी फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी है वो नीचे चली जाएगी, और वर्टिकल डायरेक्शन में लंग्स को स्पेस मिलेगी, जिसकी वजह से लंग्स एक्सपैंड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स डिपेंड करता है नंबर 1 कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम पे। ठीक है, लंग्स का एक्सपेंशन डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम पे। ठीक है, तो होगा क्या कि डायाफ्राम जो कि एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है, जब इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इट बिकम्स लेसर डोम लाइक, लंग्स को वर्टिकल डायरेक्शन में स्पेस मिलती है और लंग्स एक्सपैंड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लंग्स इटसेल्फ स्पंजी इन नेचर है, ना ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ना ये रिलैक्स करेंगे। ठीक है, बल्कि इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो डिपेंड करती है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मसल्स पे, और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मसल्स में जो पहला सोर्स है वो है डायाफ्राम मसल्स। तो जब डायाफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डायाफ्राम बिकम्स लेसर डोम लाइक। ठीक है जी, तो एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स डिपेंड करेगी
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम पे, ठीक है। और यहां पर होगा क्या कि डायाफ्राम के जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर ये चेंजेस जनरेट होंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर लंग्स को देखें तो लंग्स आर पैक्ड बाय रिब केज। लंग्स जो है दे आर पैक्ड बाय रिब केज। रिब केज ने लंग्स को पैक किए हुए। अब जो रिब केज है इसके साथ जो एसोसिएटेड मसल हैं, इसके साथ जो एसोसिएटेड मसल हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लंग्स की एक्सपेंशन हो सकती है। कैसे? देखिए रिब केज में ना एक पिंजरा बनाया हुआ है, एक केज बनाया हुआ है जिसके अंदर ये लंग्स फंसे हुए, ठीक है। ये यूं करके यूं एक केज है, एक पिंजरा बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो इंटरकोस्टल मसल हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब केज मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। रिब केज ऊपर और बाहर की तरफ एक्सपेंड करता है। अब जब रिब केज बाहर की तरफ एक्सपेंड करेगा तो यूं समझ लें कि लंग्स को ऊपर से जो प्रेस किया हुआ था रिब केज ने, जब रिब केज बाहर की तरफ निकल जाता है तो लंग्स को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पेस मिलती है और लंग्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सपेंड कर सकते हैं। सो व्हेन रिब केज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट द लंग्स कैन एक्सपेंड। अब रिब केज मसल्स कब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? यह बात याद रखिएगा कि जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिब केज जो है ये मूव करेगा अपवर्ड और आउटवर्ड, और एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक मूव करते हैं। यानी जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से द लंग्स, द रिब केज विल मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जिसकी वजह से लंग्स जो है वो एक्सपैंड कर सकेंगे, ठीक हो गया। तो ये आपके पास दो फैक्टर्स हैं विच कैन मेक लंग्स एक्सपैंड, जो लंग्स की एक्सपेंशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स डिपेंडेंट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायाफ्राम पे, कि जब डायाफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका फ्लोर जो है यानी डायाफ्राम का जो डोम लाइक शेप है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिमेट्रिकल शेप में, जिसकी वजह से लंग्स वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सपैंड कर सकते हैं। मीनवाइल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसको बैलेंस करने के लिए, या जिसके एंटागोनिस्टिक मूवमेंट में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करते हैं। तो रिब केज अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करते हैं तो लंग्स एक्सपैंड करते हैं आउटवर्ड। सो जब लंग्स एक्सपैंड करेंगे तो इंटरनल वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब आपको पता है कि जब इंटरनल वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो P = FA के फार्मूला के मुताबिक इंटरनल प्रेशर रिड्यूस होगा और बाहर से गैसेस रश करेंगी इनसाइड द लंग्स। दिस इज कॉल्ड इनहेलेशन ऑफ द गैसेस। अब आ जाए एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन ऑफ द गैसेस पे, वो बिल्कुल इसके अपोजिट फिनोमेनन है, ठीक है। आप ये देखें कि यहां पर मैंने आपको बताया कि इनहेलेशन के लिए प्रेशर इनसाइड द लंग्स शुड बी रिड्यूस्ड, एक्सपायरेशन के लिए प्रेशर इनसाइड द लंग्स शुड बी इंक्रीज्ड। इंटरनल प्रेशर को इंक्रीज करना है। ऑब्वियसली प्रेशर कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? प्रेशर इंक्रीज किया जा सकता है बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम इनसाइड द लंग्स। जो वॉल्यूम ऑफ द लंग्स है दैट शुड बी रिड्यूस्ड। अब जब लंग्स का वॉल्यूम आप रिड्यूस करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपने लंग्स को कंप्रेस कर दिया। सो कंप्रेशन ऑफ द लंग्स इज रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग द वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कम करने के लिए, प्रेशर इंक्रीज करने के लिए लंग्स को कंप्रेस करना पड़ेगा। अब कंप्रेशन की जरूरत है, ठीक है। तो वो फैक्टर जो एक्सपेंशन प्रोवाइड करते हैं उसका बिल्कुल अपोजिट अगर आप ऑब्जर्व करें तो कंप्रेशन होगा लंग्स का। कैसे? अब यहां पर देखें, पहला फैक्टर इसी तरह से जैसे मैंने यहां पे डिस्कस किया था, तो अब यहां पे जो पहला फैक्टर हमारे पास आएगा वो आएगा रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम मसल्स। तो पहला फैक्टर रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम मसल होगा। अब जब डायाफ्राम मसल्स देखें, डायाफ्राम मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्शन के बाद एसिमेट्रिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब जब डायाफ्राम रिलैक्स करता है तो ये आस्ते आस्ते ऊपर की तरफ मूव करता है एंड इट मेक्स डोम लाइक शेप। अब देखें जब ये नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब ये डायाफ्राम रिलैक्स करेगा
इसके मसल जब रिलैक्स करेंगे तो ये लंग्स को नीचे से ऊपर की तरफ कंप्रेस करना शुरू कर देगा, पुश करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और दूसरा फैक्टर जो इसके साथ एसोसिएटेड है वो है रिब केज। ठीक है। तो रिब केज के साथ जो एसोसिएटेड मसल है, कौन से मसल्स? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये रिलैक्स कर जाते हैं। ठीक है। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करते हैं तो जाहिर है रिब केज जो है ना, इट मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। अब रिब केज बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से ये लंग्स को अंदर की तरफ प्रेस करना शुरू कर देगा, और इस कंप्रेशन या इस प्रेशर की वजह से इनसाइड टुवर्ड्स इनसाइड लंग्स विल बी कंप्रेस्ड। अब जाहिर है जब लंग्स को कंप्रेस किया जाएगा, लंग्स का इंटरनल वॉल्यूम रिड्यूस होगा, तो उसका इंटरनल प्रेशर खुद ब खुद इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। दिस प्रोसेस इज गिवन द नेम एज एक्सहेलेशन। So this is a simple mechanism of breathing which can explain inhalation and exhalation of the gases. ठीक है भाई, आप अगर सिंपली हाथ की हथेली को देख लें तो ये आपका डायफ्राम, आप कंसीडर करें ये लंग्स है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्पेस मिलती है, लंग्स एक्सपेंड कर जाते हैं। ठीक है। और जब ये रिलैक्स होते हैं, फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी ऊपर आ जाता है, लंग्स ऊपर की तरफ चले जाते हैं, प्रेशर कम हो जाता है। और इसके साथ दूसरा फैक्टर इंटरकोस्टल मसल्स का है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब केज मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करते हैं तो रिब केज मूव इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है। तो ये आज के हमारे दो टॉपिक्स थे। लंग्स का जो टॉपिक है इस पे शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 3 नंबर इनहेलेशन के, 3 एक्सहेलेशन के, और उसके साथ ये एक डायग्राम है जिसको आप जरा क्लियरली अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको जो है ना उसके मार्क्स अवार्ड कर दिए जाते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था। कल इंशाअल्लाह नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।